Good morning everyone. How are you all? I hope you all are doing great and doing studies at your home regularly. Okay. Today we will discuss the chapter 2 constitutional design. Right? In this chapter we will discuss about democratic constitution in South Africa. Why do we need a constitution? Making of the Indian constitution and guiding values of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसमें बात करेंगे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो आज हम क्या बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में जब वाइट जो पीपल थे वो रूल करते थे तब वहाँ पे एक अपार्थेड नाम का सिस्टम फॉलो होता था। अब अपार्थेड मतलब क्या है? अपार्थेड इट मीन्स जो डिवीजन ऑफ पीपल होता था वॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। ठीक है, तो अपार्थेड नाम के सिस्टम को फॉलो किया जाता था जिसमें ब्लैक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, अब ड्यू टू दिस सिस्टम अब क्या होता था, ये मोस्टली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अपार्थेड रीजन के टाइम, अपार्थेड जब हो रहा था तब ब्लैक लोगों को कैसे कैसे सफ़र करना पड़ता था। ठीक है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम इसमें यही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हाउ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका फ्रेम द वर्क। अब इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि जो नॉन वाइट लोग थे जो वहाँ पे रहते थे उनको वाइट पीपल के साथ अलाउड नहीं था आना। ठीक है, जहाँ पर भी वाइट लोग रहते थे वहाँ पे उनकी परमिशन के बिना जो नॉन वाइट थे वो नहीं आ सकते थे। जो ब्लैक लोग थे वो बिना उनकी परमिशन के, वाइट लोगों की परमिशन के बिना आ नहीं सकते थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज साउथ अफ्रीका में सेग्रीगेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है। ठीक है, अब ये सेग्रीगेशन पॉलिसी में क्या होता था कि जो ब्लैक और वाइट लोग होते थे, ब्लैक लोगों की हर चीज़ अलग की जाती थी, जैसे टॉयलेट्स हो गए, होटल्स हो गए, बीचेस हो गए, मतलब कोई भी चीज़ थी वो उनकी सेपरेट की जाती थी। बसेस अलग की जाती थी, उनके चर्चेस अलग किए जाते थे। तो ब्लैक और वाइट के इवन जो चर्चेस भी थे वो अलग अलग थे। ठीक है, अब ब्लैक पीपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बनाना भी अलाउड नहीं था। मीन्स अगर वो कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ उन्हें अलाउड नहीं थी। और जो लोग प्रोटेस्ट करते थे या तो उन्हें मार दिया जाता था या उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी तरह से नेल्सन मंडेला को भी प्रोटेस्ट करने के लिए जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट्स पढ़े कि इसमें वाइट लोगों की परमिशन के बिना जो नॉन वाइट थे उन्हें वहाँ जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पे सेग्रीगेशन पॉलिसी फॉलो की जाती थी, मीन्स उनकी हर चीज़ अलग होती थी, बसेस, बीचेस, होटल्स, टॉयलेट्स इवन, राइट। और ब्लैक और वाइट लोगों के चर्चेस भी अलग होते थे। ब्लैक लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपना कोई ग्रुप बनाना भी अलाउड नहीं था, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। अगर कोई प्रोटेस्ट करता भी था तो या तो उन्हें मार दिया जाता था या उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी तरह से नेल्सन मंडेला को भी प्रोटेस्ट करने के लिए जेल भेज दिया गया था, राइट। अब इस तरह वाइट लोग जो है वो ब्लैक लोगों को हर्ट करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। ठीक है, फिर भी ब्लैक लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, वो प्रोटेस्ट करते रहे। इस प्रोटेस्ट को एएनसी ने लीड किया। एएनसी मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसमें कुछ वाइट लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया। ठीक है, जो सब ये प्रोटेस्ट था ये सालों तक चला, बहुत ईयर्स तक चला, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, पर जिसका नतीजा रिजल्ट ये निकला कि वाइट लोगों को झुकना पड़ा और साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट मीन्स उसको वो आज़ाद हो गया। ठीक है, तो आज साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। ठीक है, उसके पास अपना खुद का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका एक इंडिपेंडेंट हो गई, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, उसके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, राइट। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियो। They accomplished the task of designing their constitution. During the 17th and the 18th century, trading companies from Europe traveled to South Africa and occupied it through arms and forces. Whites settled in South Africa and became local rulers. They started a new rule called apartheid system. They started a new rule called apartheid system, a system of racial discrimination.
Apartheid divided the people on the basis of their skin color. The native people made up 3/4 of the population and were called blacks. European, who were fair in color, were called whites. The people of mixed races, known as colored, which also included people who migrated from India. The whites considered themselves superior and others as inferior. The apartheid system was very harsh and also it led to segregation. Means non-whites did not have the right to vote. They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they have a permit. Transport, hospital, education facilities, cinema halls, swimming pools, beaches, toilets, all were separated for whites and the blacks. They could not visit the church where white worship. They were not allowed to form associations or protest against such terrible treatment. As time passed by, they suffered a lot. In the year of 1912, ANC, known as African National Congress, was formed with the aim of fighting for the rights of South African people. After 1950, the blacks, colored and the Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. In 1960, the white South African government banned ANC, but still Nelson Mandela and few other leaders continued to protest. As a result, in 1964, government killed thousands of blacks and the colored people. While Nelson Mandela and 7 other leaders were sent to life imprisonment, but the protests continued with more power. Workers' Union, Communist Party and sensitive whites all joined ANC. As the protests and the struggle increased, the government realized that they could no longer rule through repression. And finally, after 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of jail as a free man, and negotiations were held between both parties. Finally, on 26 April 1994, अब आपने वीडियो में क्या देखा कि जो ये अपार्टमेंट नाम का सिस्टम फॉलो होता था वहाँ पे कैसे लोगों ब्लैक और वाइट लोगों को सेपरेट रखा जाता था, उनके लिए हर चीज़ अलग की जाती थी, सेग्रीगेशन पॉलिसी फॉलो की जाती थी। ठीक है, अब ये तो बात हुई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका की, जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई और उसके पास अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नंबर 1, जो लोग अत्याचार कर रहे थे और जो अत्याचार सह रहे थे, मीन्स ऑपरेसर एंड ऑपरेसी, कि जो लोग ये इन्वॉल्व थे इसमें, उन लोगों को अब साथ में रहना पड़ता था। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर अभी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। जैसे वाइट लोगों को लगता था कि ब्लैक लोग उनसे बदला लेंगे, और ब्लैक लोगों को ये लगता था कि वाइट लोग कहीं दोबारा से रूल ना करने लग जाए। राइट, अब ब्लैक लोग क्या चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में मेजॉरिटी रूल करे और सब इक्वल रहे, मतलब कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और वाइट लोग क्या चाहते थे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो प्रिविलेजेस हैं, वो उनसे छीनना नहीं जाए। ठीक है, राइट। तो हम अब साउथ अफ्रीका के प्रेम्बल की कुछ बातों पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, अब प्रेम्बल बेसिकली क्या है? प्रेम्बल एक पैराग्राफ है या एक स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या लिखा था? राइट, तो उसमें उस टाइम क्या लिखा था कि नियर अबाउट 2 years तक ब्लैक और वाइट पीपल जो है वो एक साथ बैठे, उन्होंने डिबेट्स किए, डिस्कशंस किए और एंड में उन्होंने एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनके बेसिक राइट्स के बारे में बताता था एंड प्रोवाइड्स इक्वालिटी। ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सबकी बात को सुना गया, नो मैटर व्हाट दे हैड डन इन द पास्ट, क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन आया जो सबको मतलब एक फाइन लगा, एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ। राइट, तो फाइनली एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हो गया, ब्लैक लोगों ने वाइट लोगों को फॉरगिव कर दिया, सब इक्वल रहने लगे, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं था। सो अब हम इसको एक वीडियो पे देखेंगे। सो वी हैव प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियो। राइट, Nelson Mandela
declared to form a multiracial war. Black leaders appealed fellow blacks to forgive the whites. New South Africa was based on equality, democratic values, social justice, and human rights. Both the parties sat together and after 2 years of debate and discussion came out with one of the finest constitutions the world has ever had. However, making of new constitution was not that simple. It was not easy for them to trust each other. They had their fears and wanted to keep themselves safe. Also, both the groups had their demands. Blacks wanted majority rule, one person, one vote, and also right for the poor and the workers. Whereas whites, they wanted majority rule would not be absolute. Black would not take away the property of white minority. After a long negotiation, both parties agreed to compromise. But what was the guarantee that this trust will not be broken in future? So, they wrote down some basic rules which everyone should follow, like how the rulers are to be chosen in future, what government can and cannot do, rights of the citizens, etc. तो हमने क्या वीडियो में देखा कि एक कैसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, ठीक है, और उसके बाद कैसे वो इंडिपेंडेंट हो गया, ब्लैक लोगों ने वाइट लोगों पे ट्रस्ट करके और उनको फॉरगिव कर दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल लर्न अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन रोल होता क्या है, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये एक रूल बुक का काम करता है जो कंट्री में रहने वाले लोगों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब इससे क्या है, लोग जो है वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। ये क्या क्रिएट करता है, ये जनरेट करता है ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है, इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म एंड हु विल हैव द पावर्स टू टेक द डिसीजन, कि गवर्नमेंट बनेगी, फॉर्म होगी और किसके पास कौन सी पावर है, कौन सा डिसीजन लेने का पावर है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनकी राइट्स के बारे में बताता है और गवर्नमेंट को उनकी लिमिट्स के बारे में बताता है, ठीक है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, कि लोग क्या चाहते हैं कि कैसे एक गुड सोसाइटी क्रिएट की जाए, ये उसके बारे में भी इन्फॉर्म करता है, अपनी एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करता है। तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की, जिसके पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कौन सी कंट्री है, इंडिया। अफ्रीका की तरह इंडिया को भी कॉन्स्टिट्यूशन में, साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया को भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, राइट। अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए इंडिया को फेस करनी पड़ी। इंडिया एक डाइवर्स नेशन, आपको पता ही है, इसमें बहुत टाइप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के, बैकग्राउंड के, तो सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है। इंडिया में फ्रीडम होते ही रिलीजन के बेसिस पे क्या हुआ, पार्टीशन हो गया, जिसमें नियर अबाउट 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, ठीक है। अब इंडिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की उन इंडियंस ने, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया। अब ब्रिटिशर्स ने रूलर्स पर छोड़ दिया कि उन्हें पाकिस्तान ज्वाइन करना है या इंडिया ज्वाइन करना है या अपनी अलग से कंट्री बनानी है, जिसे हर इंडियन को, मतलब इंडियंस को, जो भी रूलर, इंडिया में जो भी रूलर्स थे उनको मनाना पड़ता था। अब इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को, हर एक को इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहता था, लेकिन रियलिटी में पीपल वर नॉट इक्वल, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये डर था, फियर था कि विल द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो इंडिया के लोग हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर हम देखें, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। सो
अब हमने इसमें पढ़ा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो गवर्नमेंट को उनकी लिमिट्स, पीपल को उनके राइट्स के बारे में बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशंस को शो करता है कि लोग कैसी सोसाइटी चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे फॉर्मेशन हुआ, राइट। सो वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे उन्हें ये पता था कि हमें किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और हमारी आज़ादी की लड़ाई जो भी थी उसके बेसिस पे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। 1928 में कांग्रेस के लीडर्स ने इंडिया को एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बना दिया था, उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी, जैसे यूनिवर्सल एलिट फ्रेंचेस और राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट। नाउ ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडियंस को वोटिंग राइट्स दे रखे थे, जैसे तब की पॉलिटिक्स में उन्हें मतलब पार्ट लेने का राइट था, जिससे उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला था। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ब्रिटिशर्स की बहुत अच्छी बातें भी मेंशन की, मतलब जो उनकी अच्छी चीज़ें थी। जैसे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना 1935 का, जिसमें उन्होंने मेन किया था कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सो दैट इंडियंस कुड बी सिविलाइज्ड। तो ये चीज़ उन्होंने मेंशन की। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी लॉज और पॉलिसीज़ अडॉप्ट किए वो अदर कंट्रीज से भी उन्होंने जैसे अडॉप्ट किया। और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड लॉज एंड पॉलिसीज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो, ठीक है। अब जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लोग एक इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट हुए थे, और ये लोग 299 मेंबर्स का ग्रुप था, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलते हैं, ठीक है। ये कितने लोगों का ग्रुप था, 299 मेंबर्स का ग्रुप था, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, राइट। तो 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्रिएट हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था। नाउ अब हमें अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फॉलो करना चाहिए, वाई वी शुड फॉलो दैट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स थे। सबकी नीड को ध्यान में रखकर, उनके बारे में सोचकर उसको बनाया गया, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सोशल ग्रुप है, उसे किसी तरह की उनकी लेजिटिमेसी को लेकर क्वेश्चन नहीं किया गया। और इवन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड आफ्टर लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशन। काफ़ी डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, राइट। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो काफ़ी डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद बनाया गया, सबकी नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया, सारी वैल्यूज़ को, इथिक्स को, सब कुछ मेंशन किया गया कि लोगों को फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, सोशल जस्टिस हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आई वुड ऑल्सो लेट यू नो कि जो गांधी जी थे वो क्या चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम कोई फॉरेन रूल नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर पीस होना चाहिए, कोई किसी तरह की अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मेन एंड वुमेन्स इक्वल ट्रीट किए जाए। ये सारी चीज़ें उन्होंने 1931 में यंग इंडिया मैगजीन में मेंशन की थी। 1931 में यंग इंडिया मैगजीन में मेंशन की थी, राइट। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द वीडियो अबाउट दीज टॉपिक्स। Such a difficult task. As far back in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1921, the resolution at the Karachi session dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal franchise, right to equality, right to freedom, rights of minorities, etc. The constitution makers gained experience by working in legislative institutions and were also inspired from colonial laws. Ideas of French Revolution, practice of parliamentary democracy in Britain, bills of rights from US, social and economic equality from Russia, etc.
The Constituent Assembly. The drafting of document called Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Election to this Constituent Assembly was held in July 1946. Its first meeting was held on 9 December 1946 and about 211 members attended this meeting. Following the tradition of France, the oldest member of the assembly, Dr. Sachidanand Sinha, was elected as a temporary president of this assembly. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of this assembly on the basis of election. Along with him, S.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as vice presidents. This assembly was formed to frame the Constitution of India. So this is all about the chapter constitutional design. What we have studied in this chapter, democratic constitution in South Africa. कैसे साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया. ठीक है. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ और गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब आप इस चैप्टर को थॉरली अपने घर पे रीड कीजिए, इसकी बुक एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कीजिए, and if you will face any difficulty in any part of this chapter, you can tell us. We will meet you shortly. Thank you and have a nice day.